देखिए, संविधान चल रहा था भाई, संविधान को आगे बढ़ाया जाए। फिर एक बार देखिए, संविधान में 368 चल रहा है, उसको समाप्त किया जाए ताकि लिखवा के अगला चैप्टर भी चला जाए। 368 में देखिए, हम बता रहे थे एक एक शब्दों को तोड़ा जा रहा था, और उसमें आपका फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, 2-4 मिनट तब उसको आगे बढ़ाया जाए जहां तक समझाया गया है। 368 में संविधान का संशोधन और संसद की शक्ति दी गई है और प्रक्रिया भी दी गई है। अनुच्छेद 300। वैसे सामान्यतः संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक आपका जनरल मेजॉरिटी यानी कि साधारण या सादा बहुमत, ये 368 से गवर्न नहीं होता, यहाँ से अलग है। दो और प्रक्रिया है, एक संसद का विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। इसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया है कि संसद का स्पेशल मेजॉरिटी और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो जो ये तीसरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन करके कौन कौन से अनुच्छेद या प्रावधान संशोधित किए जाएंगे, ये तो दे दिया गया। लेकिन संसद के विशेष बहुमत से कौन से संविधान संशोधन किए जाएंगे, ये नहीं दिया गया है। तो जो चीजें नहीं दी गई रहती, उसको हम अवशेषी भाग कहते हैं, रिजुडियरी या अवशिष्ट या अवशेषी। इसका मतलब ये हुआ कि किन अनुच्छेदों में संशोधन विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ही होगा, ये लिस्ट अनुच्छेद 368 में दी गई है। वही लिस्ट हम चल भी रहे थे। इसके अलावा जितने भी संशोधन हैं जो विशेष बहुमत की मांग करते हैं, वे संसद के विशेष बहुमत से होंगे। उनकी लिस्ट 368 में नहीं दी गई। तो हाँ, दूसरी बात हम बताए थे कि भारत का राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। कब जोड़ा गया पूछा गया है, तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त बैठक हो सकती है कि नहीं दोनों सदनों की, संविधान संशोधन के लिए नहीं हो सकती। याद रखिए, अलग अलग पास करना पड़ेगा कि एक ही बैठक में अलग अलग। अब देखिए, हम बता रहे थे परंतु यदि ऐसा संशोधन, यहीं से आपका खंड 2 के परंतु से हम बता रहे थे। फिर देखिए, यानी कि जो चीजें खंड 2 के परंतुक में दी गई हैं, उनमें अगर संशोधन करना है तो फिर नियम जान लीजिए, संसद का विशेष बहुमत चाहिए और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन या अनुमोदन, यानी कि कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल उसको सपोर्ट करें, तब संविधान में संशोधन होगा। सपोर्ट करने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या है, बात। तो वही कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जहां की इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अंदर से क्वेश्चन बनता है तो गलत होता है, उसकी लिस्ट दी गई है। और एक एक लिस्ट में मैं अनुच्छेद जो अध्याय दिए गए हैं मैं बता रहा था। देखिए, अनुच्छेद 54 बताया, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का विस्तार करना है या कम करना है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बदलना है। अनुच्छेद आपका 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या करना है, विस्तार। अनुच्छेद 162, 241 और 279 में अगर यानी कि जीएसटी का मामला पूछा जाता है मुख्य रूप से, यानी कि इसका मतलब कि अगर 279 क में आपका जो जीएसटी है आपका वह मामला है, तो यही आपका जे में आया था कि अनुच्छेद 368 में अंतिम बार संशोधन कब किया गया, तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा
क्या कौन सा अनुच्छेद इसमें ऐड किया गया? 279 है। यानी कि अगर जो जीएसटी है अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो सादे बहुमत से नहीं होगा, संसद के विशेष बहुमत से भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य उसका क्या कर दें? समर्थन, तब जीएसटी में परिवर्तन हो सकता है। आगे देखिए, भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1 में, यानी कि आपका कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है इनमें परिवर्तन की बात कही गई है। तो इनमें भी परिवर्तन तीसरी प्रक्रिया का पालन करते हुए होगा। इसके बाद 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, अब 7वीं अनुसूची का मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट दी गई है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें बना है कि अगर आपका 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट या 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी? समवर्ती। अगर इसमें फेर फार करना है या कोई चीज जोड़नी है, घटानी है, तो ऐसी दशा में इसमें जोड़ घटाया कैसे जा सकता है या किसी विषय को कैसे समाप्त किया जाएगा? तो ये आसान तरीका नहीं है। ये कैसे किया जाएगा? तो संसद का कैसी मेजॉरिटी हो, स्पेशल, और कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडल उसका क्या करें? समर्थन। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि जो 7वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को संघ सूची से राज्य सूची में लाना है, राज्य सूची से समवर्ती सूची या समवर्ती से कहीं और लाना है, या किसी विषय को समाप्त करना है या जोड़ना है, तो इतना आसान नहीं है समाप्त करना जोड़ना। वो कैसे जोड़ा घटाया या ऐड किया जाएगा? तो संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का क्या मिलना चाहिए? अंशमत। और आपका इस अगला है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का मामला। तो संसद पहले देखिए, संसद की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया था? 79 में दी गई है। तो संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और संसद में सदन तो नहीं है, लेकिन अभिन्न अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। बताइए, अगर लोकसभा में किसी राज्य की संख्या बढ़ानी है सीट की, तो यह कैसे बढ़ेगी? या घटानी है तब कैसे घटेगी? राज्यसभा में जिन जिन राज्यों के जितने राज्यसभा मेंबर जाते हैं, या तो उन सदस्य संख्या को बढ़ाना है या उनको क्या करना है? घटाना है। तो कैसे ये होगा? तो कैसे होगा? तो इसका तरीका है कि संसद कैसे पास करे इस विधेयक को, संविधान संशोधन को, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य इसका क्या करें? अनुसमत। और अंतिम प्रावधान है इस अनुच्छेद के उपबंधों में, ये यूपीजे और आईएएस में भी, जीएस में बना है, यूपीजे में भी बना है। इस अनुच्छेद के उपबंधों में तो कौन सा हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? 368। अब देखिए आपका, यानी कि संविधान संशोधन का जो जिस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है, क्या उस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा हो सकता है। यानी कि क्या अनुच्छेद 368 में एमेंड हो सकता है कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? हो सकता है। हुआ भी है। अब तक कितनी बार हुआ है? मैं पढ़ाया भी था। कितनी बार? 4। और चारों क्रम से याद रखिए, आपका 7वां संविधान संशोधन, इसके बाद 24वां, इसके बाद 42वां और इसके बाद 101वां। 7वां संशोधन क्यों किया गया? अब चारों का जान लीजिए तो एक लाइन में, ताकि अभी बताया नहीं गया भाई, कारण बता दिया जाए चारों का, तब आगे बढ़ा जाए। 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन
के कारण जोड़ किया गया। याद रखिएगा, किस कारण से? राज्यों के पुनर्गठन के कारण। 24वां संविधान संशोधन गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती के वाद में दिए गए निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए जोड़ा गया। और 101वां संविधान संशोधन द्वारा केवल एक आर्टिकल जोड़ा गया है। इसमें कौन सा? अभी बताए, 279A। किस कारण जोड़ा गया? ताकि जीएसटी को यहाँ रखा जाए। तो जी यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुच्छेद 279A में संशोधन करना है तो ऐसी दशा में संसद की स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए संशोधन के लिए, और कम से कम आधे राज्यों का क्या होना चाहिए? अनुमति। तब 279 क में संशोधन हो सकता है। ये 4 बार यानी कि क्या अनुच्छेद 368 में संशोधन हो सकता है कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? हो सकता है। जो जे में बना है कि अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये क्वेश्चन बनता है। तो गलत न हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाकर अनुच्छेद 368 में एमेंड हो सकता है? तो आप बताइएगा तीसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया क्या है? तो संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का 3 ऑप्शन देगा। देखिए क्या देगा। सादे बहुमत दे देगा ये, अनुच्छेद 368 में संशोधन हो सकता है, 3 देगा ऑप्शन सादे बहुमत से। दूसरा देगा संसद के विशेष बहुमत से। तीसरा दे देगा संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से। चौथा दे देगा संशोधन हो ही नहीं सकता या इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त सभी भी दे सकता है। तो उपर्युक्त सभी नहीं मारना है। कौन सा मार कराएंगे? तीसरा। भाई गलत ना हो, तीसरा तरीका है। इस प्रकार आपका अगला शब्द देखिए भाई, आपका कोई परिवर्तन करने के लिए। तो यानी कि इसका मतलब कि परंतुक में अगर कोई भाग संविधान का अध्याय या अनुच्छेद आ गया तो इसमें संशोधन करना है तो कैसे होगा, ये हम बता रहे हैं लगातार। वही बात अब बैरक से समझिए। कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। तो वही तो बात हम लगातार बता रहे हैं कि अगर प्रोविजो में मामला आ जाता है तो संसद का विशेष बहुमत और कम से कम कितने राज्यों का आपका कह सकते हैं कि अनुसमर्थन होना चाहिए? आधा। आधा से अधिक ने ये भी पूछा है, आधा से कम कि आधा कि आधा से अधिक? आधा। ये रट कर जाइए, जे में आ चुका है। खंड 3 देखिए, जहां तक खंड 3 की बात है। अब खंड 3 कब जोड़ा गया? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा खंड 3 जोड़ने का उद्देश्य क्या था और इसका कारण क्या था? तो उस उद्देश्य पर पहले गौर करिए, तब हम खंड 3 पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से भाई, आपका फिर वहीं इतिहास बताना पड़ेगा, सारे सभी केस याद रखिएगा। तो बताइए आप लोग, मूल अधिकारों में संशोधन पर पहला केस कौन था? क्या कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। दूसरा केस कौन सा था? हाँ, सज्जन सिंह का। ऐसी में अल्पमत की क्या हो गई? शुरुआत। बता गया था। इन दोनों केसों को किस केस में उलट दिया गया? तो गोलकनाथ। अब आइए गोलकनाथ के केस में कहा क्या गया, और इसी के बाद 24वां संविधान संशोधन हम कराएंगे
और तब खंड 3 में क्या जोड़ा गया है वह हम देखेंगे। देखिए, गोलकनाथ के वाद में 11 जजों की पीठ थी। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे और 2 केसों को सेटिस्फाइड कर दिया गया, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। ये पढ़ा जा चुका है। अब ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, संसद को शक्ति नहीं दी गई। तो फिर 24वां संविधान संशोधन किया गया। अब क्या हेडिंग लिखी है? केवल प्रक्रिया की शक्ति की दोनों। दोनों रट कर जाइए, जेब में आ चुका है क्वेश्चन। क्या लिखा है? तो फिर कहा गया कि जो संविधान में मूल अधिकारों में जो संसद संशोधन करेगी वह संशोधन अनुच्छेद 13(3)(a) के तहत ला माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 13 के तहत वह संविधान का संशोधन विधि माना जाएगा। और विधि जब माना जाएगा तो अनुच्छेद 13 का खंड 2 राज्य पर प्रतिबंध लगाता है, वह भी माना जाएगा कि राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जो मूल अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। ऐसा कानून उस मात्रा तक क्या होगा? शून्य होगा। अब गोलकनाथ में कहा गया कि भाई आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। लेकिन एक रिलीफ दिया गोलकनाथ के बाद में कि जो मैं ये फैसला दे रहा हूँ वह आगे से लागू होगा। यानी कि 27 फरवरी 1967 को मैं फैसला दे रहा हूँ और ये फैसला पीछे वाले मामलों पर प्रभाव नहीं डालेगा। कब से डालेगा? 28 फरवरी आपका 1967 से। इसको हम बताए थे भाई, इंटरव्यू में भी पूछा गया है। प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी कि भविष्यलक्षी विनिर्णय। जे में आ चुका है कि भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो आपका गोलकनाथ। तत्पश्चात अब आइए खंड 3 अब सही रहेगा। तत्पश्चात संसद बौखला गई और पूरा 24वां, 25वां, 26वां, 27वां तमाम संशोधन की, जिसमें मुख्य रूप से 24वां था। और 24वां द्वारा आपका खंड अनुच्छेद 368 में भी प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति लिखा गया और राष्ट्रपति को बाध्य भी कर दिया गया कि आप साइन करने के लिए क्या है। और फिर आपका खंड 3 भी जोड़ा गया। और चूंकि गोलकनाथ के बाद में ये कह दिया गया था कि जो संविधान का संशोधन मूल अधिकारों में होगा वह अनुच्छेद 13 के तहत विधि माना जाएगा, तो उसी बात को समाप्त करने के लिए कि विधि नहीं माना जाएगा, कौन सा खंड जोड़ा गया 368 में? 3। बस इसी बात के लिए कि इस अनुच्छेद का प्रभाव 368 पर नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा है डायरेक्ट? अब देखिए, अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 में चाहे कुछ भी कहा गया हो, अनुच्छेद 368 में संविधान का अगर संसद संशोधन करती है तो अनुच्छेद 13 का प्रभाव क्या अनुच्छेद 368 पर पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि अनुच्छेद 368 में जो भी संशोधन होगा 13 के आधार पर आप उसे विधि नहीं मानेंगे, उसे क्या कर दिया गया? बात लड़ाई समाप्त नहीं हुई। फिर आपका कह सकते हैं 24वें इत्यादि। अब लड़ाई को आगे बढ़ाकर खंड चलना है क्योंकि भाई एक इतिहास से चला जाता है। फिर आपका गोलकनाथ के बाद जो है आपका मैंने कह सकते हैं कि आपका ये केशवानंद भारती का वाद आया। केशवानंद भारती के वाद में दिए गए निर्णय को फिर आपका चैलेंज किया गया और मैंने केशवानंद भारती के वाद में जो निर्णय आया उसके बाद
42वां संविधान संशोधन किया गया। तो 42वें द्वारा क्या किया गया, पहले ये देखिए। 42वां संविधान संशोधन ये पूरी तरह 1976 में किया गया और ये राजनीति से प्रेरित था। और ये संशोधन मुख्य इसलिए किया गया कि इंदिरा गांधी की सत्ता बने रहे। अभी मैं कई बार बताया हूँ, बिहार में भी पूछा गया था कि मिनी संविधान आपका इसको कहा जाता है, यानी कि लगभग 50 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किए गए, कई नई भाग जोड़े गए संविधान में, तहस नहस कर दिया गया संविधान को। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और वह केस याद रखना है, मिनर्वा मिल्स। पहले जोड़वाज भाई 368 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 क्लाज और जोड़े गए, एक क्लाज 4 और एक क्लाज 5। तो पहले क्लाज 4 क्या है, क्लाज 5 क्या है, ये पढ़ना है हमें। इसको हम चैलेंज करवाएंगे और किस केस में, मिनर्वा मिल्स के केस में। सन पूछा गया तो भाई वर्सेज भारत संघ। सन एक बार छत्तीसगढ़ में आया है, जस्टिस चंद्रचूड़ थे 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR सन एक बार पूछा गया छत्तीसगढ़ में 1980 और जस्टिस चंद्रचूड़। लेकिन इस केस को जानने से पहले आपका अनुच्छेद 368 में जो 2 खंड हैं वह पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक पहले बेयर एक्ट के पहले सामान्य बातें जानिए। अनुच्छेद 368 में 2 खंड इसलिए जोड़े गए 4 और 5 ताकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन को, यानी कि जो ये न्यायालय बार बार संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर रहा है, तो उस पर पूरी तरह क्या लगा दिया जाए, रोक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पंख क्या कर दिया जाए, कतर दिया जाए। इस यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन पर क्या लगा दिया जाए, रोक। जबकि आपका श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, अभी बिहार में आया था क्वेश्चन पिछली बारी, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और न्यायिक पुनर्विलोकन भी, यही पूछा गया था, जुडिशियल रिव्यू भी संविधान का कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिक, और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि संशोधन करके इसको बदल। तो ये आया था। इसके बाद आपका खंड 4-5 देखिए क्या जोड़ा गया। इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, यानी कि मूल अधिकार भी हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया तात्पर्य कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब ये क्या बात हो गई, यानी कि 1976 के पहले जो संशोधन हो चुके हैं 42वें के, और इसके बाद सभी संशोधन जो हैं वह किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे। अर्थात आप इन संशोधनों को लेकर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि नहीं, और किसी भी आधार पर नहीं। अरे भाई आप विशेष बहुमत से पारित करना है, सादा से ही पारित कर दीजिए और कह दीजिए कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए कुछ में, और संसद केवल पास कर दे और लिख दे संविधान में कि अगर हम प्रक्रिया का पालन भी नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में। ऐसे तो भाई आपका सब चौपट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगी व्यवस्था ही, मनमाना कानून बनेगा, मनमाना प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कोर्ट कोई मुख्य दर्शक रहेगा। क्योंकि लिखा तो यही गया है कि किस चाहे पहले का संशोधन, मैंने पहले 1976 के और उसके बाद, दोनों लिखा है पहले और बाद, किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
मतलब कि चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जाएगा। अभी आगे हम बताते हैं, पहले खंड हो जाए। पांचवा खंड देखिए, शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है। अब इस शब्द का अर्थ समझिए तब तो, जो मन में किसी के संदेह रहता है या शंका रहती है, आशंका रहती है, तो कई चीजें ये होती हैं कि कई बार ये होता है कि कोई खंड इसलिए जोड़ा जाता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कार्यपालिका हो, आम आदमी हो, या अधिवक्ता हो, संविधान विशेषज्ञ हो, अगर ये बात लिख कर छोड़ दी गई कि किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और किसी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, तो उस शंका का भी निवारण कौन सा खंड कर देता है? पांचवा। तो शंका का निवारण किया जाए। आपका जैसे कि हम उदाहरण बताए थे विवाह कटवा बाबा का, कि आपका मान लीजिए कि उनको टूर पर भेजा गया था और किसी को शंका भी नहीं, माने किसी को आशंका नहीं थी कि बाबा बीच में ही क्या होंगे आकर और विवाह काट ही देंगे। तो इस शंका को ही दूर करने के लिए, यानी कि बाबा हैं, कभी भी क्या हो सकते हैं, बस ये कहना है कि जिन बोतल से क्या निकलो बाहर, तो तुरंत निकल जाएगा। तो जो शंका होती है वो दूर किस में की गई है? खंड 5 में। अब डायरेक्ट देखिए, शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन, परिवर्धन बताया गया था माने जोड़ना कि घटाना? जोड़ना। परिवर्तन माने चेंज करना। और निरसन का मतलब क्या बताया गया था? समापन। तो संविधान संशोधन का मतलब क्या हुआ? तो संविधान के किस उपबंध में या तो परिवर्धन करना या परिवर्तन करना या उसको निरसित, ये इंटरव्यू में आ चुका है क्वेश्चन। हाँ, के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की जो संविधायक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं है। यानी कि अब आइए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा गया कि संविधान में संशोधन करने पर जो ये केशवानंद भारती के वाद में बेसिक स्ट्रक्चर का निर्बंधन न्यायालय ने लगाया है, तो वह निर्बंधन भी अब इस खंड को जोड़कर क्या किया जाता है? दूर। और किसी के मन में अब शंका न हो। अब फिर बैक होना है केस के माध्यम से। भाई, केशवानंद भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में उसे संशोधन करने की शक्ति नहीं। और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर हैं और अनुच्छेद 32 और 226 में परिवर्तन बढ़ा सकते हैं शक्ति। संसद को पावर नहीं है कि 226 और 32 की शक्ति क्या कर दे? घटा दे। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि अगर संविधान में कहीं संशोधन होता है तो उसकी वैधता की जांच करने की जो शक्ति न्यायालयों की है, ये आपका श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी में भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ये शक्ति भी कैसा स्ट्रक्चर है? बेसिक। तो इसी को प्रभावहीन करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा और भी किए गए, लेकिन हम मुख्य रूप से 368 में दो खंड जोड़े गए, 4 और 5। 4 कहता है कि संविधान में संशोधन कर दिया गया तो किसी आधार पर कोर्ट में जा ही नहीं सकते। और पांचवा कहता है कि जो संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति है, क्या उस पर कोई सीमा रहेगी कि असीमित शक्ति है? असीमित। तो इस बात को चैलेंज किया गया और केस कौन सा आया? याद रखिए, मिनर्वा मिल्स। फिर मिनर्वा मिल्स के बाद में खंड 4 और 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वाइड, यानी कि अवैध या शून्य, लीगल भाषा में हम कहेंगे वाइड या बातिल, हिंदी में शून्य कहते हैं लीगल भाषा में। शून्य घोषित कर दिया, प्रभावहीन कर दिया
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू है, अर्थात न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत वह किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच करते हैं, ये शक्ति संविधान का कैसा स्ट्रक्चर है, बेसिक, और आप संविधान में संशोधन करके इस शक्ति को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अतः मैं इन दोनों प्रावधानों को क्या करता हूँ, शून्य घोषित करता हूँ। अब समस्या ये एक कॉन्सेप्ट और बनाइए भाई। अगर कोई प्रावधान न्यायपालिका द्वारा अवैध या असंवैधानिक या शून्य या नल एंड वाइड यानी कि अकृत तथा शून्य यूज किया जाता है, सब लीगल किया गया है, तो उसका प्रभाव हमें देखना है। वह प्रावधान बेयर एक्ट में बना रहता है, ये ना समझिएगा कि बेयर एक्ट से समाप्त हो गया। वह प्रावधान बेयर एक्ट में क्या होता है, बना रहता है, लेकिन उसके तहत कोई कार्य नहीं होता। माने वह प्रावधान बना है लेकिन उसका इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन क्या होता है, स्टे हो जाता है। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आपका इक्लिप्स। याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी कि कौन सा सिद्धांत, ग्रहण का। ये जो ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लग गया, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस ग्रहण को क्या कर सकता है, हटा सकता है। इसको यानी कि इसको याद रखिए क्या कहा जाता है लीगल भाषा में, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी कि आच्छादन या ग्रहण। एक उदाहरण हम एक्स्ट्रा जाकर बता रहे हैं अवैध को। उसका मतलब फिर एक बार देखिए भाई नए लोग, इसका मतलब कि वह अनुच्छेद या धारा समाप्त नहीं होती, बनी रहेगी, लेकिन उस धारा के तहत कोई न तो एफआईआर होगी न कार्य होगा, बस वो वैसे ही बनी रहेगी 100 पीस में, कोई कार्य नहीं होगा। तो आइए फिर एक बार उदाहरण बैक होते हैं। आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझने के लिए एक हम आईपीसी का उदाहरण अच्छा देते हैं। आपका 309 पर अच्छा उदाहरण देते हैं और 309 पर ही एक बार फिर से आप उदाहरण देखिए भाई। देखिए 309 का उदाहरण फिर एक बार देखिए आईपीसी में, और 309 समझिए क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। 309 धारा आईपीसी की 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड को दंडनीय बनाती है, आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती है। अब जब गांव में जाएंगे आप लोग या घर जाएंगे और किसी के मान लीजिए घर वाले या तो अधिवक्ता हैं या कोई न्यायिक अधिकारी हैं या एपीओ हैं, या गांव में आपका विवाह कटवा बाबा जैसे कोई बाबा हो, तो जाकर पूछते यही हैं कि बताओ एलएलबी कर चुके हो, कर रहे हो, कौन सा अपराध है जो कर देने पर कोई दंड नहीं और न करने पर ही दंड है। तो मान लीजिए एक आदमी गया नैनी पुल से कूद गया, मर गया, तो क्या उसकी लाश को सजा देंगे और बच गया, मल्लाहों द्वारा बचा लिया गया, तो यानी कि सफल रहा कि असफल, असफल प्रयास में असफल रहा जाता है। तो आत्महत्या का प्रयास ही ऐसे अपराध है जो सफल हो गया तो कोई दंड नहीं, और असफल होने पर ही व्यक्ति को क्या किया जाता है, दंडित। तो ऐसे मैं हूँ तो ये नहीं करना है, यानी कि मैं हूँ तो क्या चिंता है भाई आपका, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं हूँ तो ये सब सोच दिमाग से निकाल देनी है। नैनी पुल पर घूमने जाइए, कूदने नहीं, भाई याद रखिए। तो आपका फिर एक बार देखिए, अब दो केस इस पर आया और पहला पी रथीनम का केस आया। पी रथीनम का केस आया आपका 1994 में, और ये कहा गया कि जीव अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। अतः आईपीसी की धारा 309 को हम शून्य घोषित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेयर एक्ट में 309 बनी रहेगी, लेकिन इस अब कोई आत्महत्या का प्रयास करेगा तो 309 उस पर लागू नहीं होगा।
प्रवर्तन रुक जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर अपने निर्णय में सुधार किया और 2 ही साल बाद यानी कि 1996 ईस्वी में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस आया। कौन सा केस? ज्ञान कौर वर्सेज पंजाब राज्य का केस आया, जिसमें कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने पी रथीनम में दिए गए निर्णय को सेटिस्फाइड किया और कहा कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं। अब तमाम केस आए हैं भाई, नाज फाउंडेशन का आया है, फिर आपका वो संविधान में चलता है, फिर आपका अरुणा शानबाग का केस आया है, तमाम केस नए आए हैं। कुछ मामलों में मैं लास्ट में बता दूं तब आगे बढ़ा जाए। वर्तमान में कुछ परिस्थितियों में अब जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन हमेशा नहीं। आपका किसमें कुछ परिस्थितियों में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां, वो बताया जाएगा संविधान में, आगे अभी बताया जाएगा, आर्टिकल 21 पढ़ाया जाएगा। तो यानी कि लास्ट लाइन ये निकली, डॉक्टर आप हम इक्लिप्स बता रहे थे इसलिए उदाहरण कि ये जो 309 धारा है ये 2 साल तक इस पर ग्रहण लगा रहा, आच्छादित रही, ग्रहण लगा रहा। किस केस के कारण? पीरतिनम। 2 साल तक ये माने कोमा में रही, न समझ में आए तो कोमा समझिए, निष्क्रिय समझिए, इस पर भी ना आए तो सुषुप्तावस्था में। जैसे कि कई लोग कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? कोमा में, सुषुप्तावस्था में। जैसे कि अजगर होता है, आपका शिकार कर लिया तो 1-2 माह अपने बिल में क्या रहता है? पड़ा रहता है, वहीं सुप्ता अवस्था में। और जैसे ही ज्ञान कौर में ये ग्रहण हटाया गया, ये धारा अपने आप क्या हो गई? पुनर्जीवित। तो ग्रहण हटाया जा सकता है या तो कानून में संशोधन करके, या न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय को क्या कर दे? पलट दे। तो इस मामले में बताइए कानून में संशोधन हुआ कि न्यायालय पलट दिया? अब ये आपका ग्रहण का सिद्धांत। लास्ट में एक देख लिया जाए, मूलभूत ढांचा भी थोड़ा अभी है समय, 10 मिनट में निपटा दिया जाए, लिस्ट लिखवा देंगे। अब जो मेंस में तो नहीं बना है, लेकिन जानकारी के लिए आपको एक कह सकते हैं कि व्यू चाहिए। आपका क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या आधारिक संरचना क्या है और इसकी उत्पत्ति एवं विकास की चर्चा करिए। अगर कोई पूछ ही ले, मेंस में नहीं आया वैसे, तो इस पर भी 8-10 मिनट भाई चर्चा कर दिया जाए। केस तो सब वहीं रहेंगे, 7-8 और 5-6 और केस बढ़ जाएंगे। देखिए जब भी आप बताइए आपका शुरुआत कैसे करेंगे। मूलभूत ढांचा संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है, कहीं परिभाषित नहीं है। मूलभूत ढांचा का मतलब आप क्या बताएंगे? तो संविधान के कुछ ऐसे उपबंध जिनमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि संविधान के कुछ ऐसे उपबंध जिनमें अगर संसद संशोधन भी करती है तो न्यायालय उस संशोधन को शून्य घोषित कर देंगे। इसी को हम संविधान का क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। ये आधारभूत जो संरचना है संविधान का, या जो क्रोड है, मूल तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। विश्व में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, तो कहाँ किस न्यायालय ने यह की? आपका उच्चतम न्यायालय। सर्वप्रथम, अब इतिहास बताएंगे। सर्वप्रथम सज्जन सिंह बनाम पंजाब राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में 1965 ईस्वी में अल्पमत में निर्णय देते हुए जस्टिस मधोलकर ने इस ओर संकेत किया था कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं, मूल तत्व, उसी को बेसिक मूल तत्व हैं जिसमें कि संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर दिखाइएगा किसमें किया था? अल्पमत में निर्णय देकर। फिर आपका
केशवानंद भारती के वाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मुख्य न्यायाधीश सीकरी थे और जो अल्पमत में मधोलकर ने निर्णय दिया था, अब उस निर्णय को किसमें बदल दिया गया? बहुमत में। और बहुमत में क्या आया कि आपका निर्णय ये दिया गया कि संसद संविधान पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद की जो ये शक्ति है संविधान संशोधन की, वह असीमित नहीं है। संविधान में संशोधन करके नया संविधान संसद नहीं बना सकती। ये पूछा जा चुका है, गलत ना हो। किस केस में कहा गया कि आप नए संविधान की रचना नहीं कर सकते? तो केशवानंद भारती। लेकिन एक प्रतिबंध है आपके शक्ति पर, और वह कौन सा प्रतिबंध लगा दिया गया? आपका बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये न्यायालय ने कुछ बातों का उल्लेख तो केशवानंद भारती में किया, लेकिन ये छोड़ दिया भविष्य के लिए कि भाई भविष्य में हम बताएंगे कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन नहीं। जो लास्ट मामला चल रहा है वो तो केस हम बता चुके हैं। लास्ट मामला अनुच्छेद 124 से 124 बी और 124 सी जो जोड़ा गया है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें आपका इसको अवैध घोषित किया गया। यानी कि शून्य सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया और कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये संविधान का कैसा स्ट्रक्चर है? बेसिक। जुडिशियल रिव्यू हो गया, विधि का शासन हो गया, शक्ति पृथककरण का माने सिद्धांत हो गया, इत्यादि। अब इत्यादि मैंने लिस्ट लिखवा देंगे। इत्यादि कैसे ये स्ट्रक्चर है बेसिक, और इसमें आप संविधान संशोधन करके भी माने खत्म नहीं कर सकते। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर संशोधन करने का, ये प्रतिबंध क्या है? ये न्यायालयों ने लगाया है, कानून नहीं लगाता। किसने निर्णय से लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसको एक्सप्रेस लिमिटेशन कहेंगे कि इम्प्लाइड? तो एक्सप्रेस नहीं, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइड। लास्ट में देखिए ये 2-3 लाइन और लास्ट में अपनी भाषा में देखिए, वो तो कानूनी भाषा में बताया। हाँ, लास्ट में ये भी दिखा दिया जाए कि किस आधार, अगर ऐसा है तो भाई एक समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। देखिए कि संसद संविधान में संशोधन करे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट सभी संविधान संशोधनों को ये कह दे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? वायलेशन, और शून्य घोषित करने लगे, तो क्या व्यवस्था चल पाएगी? नहीं। तो आखिर भारत में व्यवस्था चल रही है तो किस आधार पर चल रही है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक लाइन याद रखिए, चेक एंड बैलेंस। भाई नियंत्रण, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अपने को कंट्रोल किया है, और कौन की है? संसद भी कभी काल अनकंट्रोल घोड़े जैसे हो जाते हैं। तो अगर संसद अनकंट्रोल हो गई तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर लेता है? सुप्रीम कोर्ट अनकंट्रोल हो गया तो संसद संविधान में क्या कर देती है कंट्रोल करने के लिए? तो अनकंट्रोल कभी काल हो जाते हैं। लेकिन व्यवस्था हमारे यहाँ किस पर चल रही है? चेक एंड बैलेंस। ये सिद्धांत कहाँ की देन है? अमेरिका। तो अपनी भाषा में आपका भाई बताया जाए बेसिक स्ट्रक्चर, कानूनी भाषा नहीं। अब कानूनी भाषा ये समाप्त हो गई। यानी कि कई एंगल से देख सकते हैं। अब केशवानंद भारती के वाद में ये पूछा गया कि आप बता दीजिए कि कौन से संविधान के प्रावधान मूल हैं जहां संसद संशोधन न करे। तो न्यायालय कभी बताता नहीं। यानी कि अगर इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप ये हम राज रखेंगे, समय समय पर बताएंगे, आप संविधान में संशोधन करिए, लोग हमारे यहाँ याचिका दायर करेंगे, तब हम बताएंगे कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया कि। और
पहले हम नहीं बताएंगे, पहले बता देंगे तो हमारे पास रह ही क्या जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम मैंने सब कुछ हम बता ही दें तो एग्जाम के समय हम भी क्या बताएंगे भाई पढ़ाते समय। तो एग्जाम के समय दिमाग तेज चलता है आपका। उत्तराखंड में लोग देखे हैं नए लोग, और यूपी जी आ जाएगी तो देखिएगा। और यानी कि लास्ट लाइन ये रहा कि मूलभूत ढांचा न्यायाधीशों के मस्तिष्क में छुपा हुआ वह रहस्य है जिसे समय समय पर वह अपने निर्णयों के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब किसको मान ले क्या मान ले वो अलग बात है। तो ये न्यायाधीश अपना इसीलिए भारत का उच्चतम न्यायालय में बता दूं विश्व का सबसे ताकतवर न्यायालयों में गिना जाता है, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को क्या कर सकता है, रद्द। विश्व का सबसे ताकतवर आपका मैं बता दूं कोर्ट माना जा रहा है। वो भले यूज न करे अपनी शक्ति का, लेकिन माना जा रहा है विश्व में अमेरिका से भी ताकतवर। तो कल आपका क्लास चलेगा भाई। अब वहीं आपका साम्या टीपीआई और आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगला क्लास कल चलेगा, शाम को क्लास चलेगा भाई। आज अभी आज और कल 2 दिन क्लास चलेंगे, उधर 3 दिन बंद किया जाएगा।